नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। समझौतावादी विचारकों का जहाँ तक प्रश्न है, हॉब्स, लॉक, रूसो उसमें प्रमुख माने जाते हैं। आज हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को लेकर। थॉमस हॉब्स जो थे, अगर हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और उनका जो जीवन काल माना जाता है 1588 से 1679 ईस्वी। साथ ही साथ जिस समय इंग्लैंड में उनका समय था, उन्होंने अपनी विचारधारा को जिस आधार पर हमारे सामने रखा, उस समय वहाँ के जो राजा थे वो चार्ल्स प्रथम थे और आगे चलकर उनके पुत्र चार्ल्स द्वितीय हुए, जो कि वहाँ के राजा बने और हॉब्स ने उनको पढ़ाया, अर्थात वो चार्ल्स द्वितीय के शिक्षक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। हॉब्स की पुस्तक का जो नाम है वो है लेवियाथन, जिसमें उन्होंने संप्रभुता या राज्य को संप्रभु माना है। वर्ष 1651 में यह पुस्तक सामने आई थी। अपने प्रमुख विचारों में हॉब्स ने सामाजिक समझौता की जो बात की है, उसको लेकर उसका मानना था कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह मूल रूप में एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना करके चलता है जो कि तत्कालीन समय में इंग्लैंड की परिस्थितियों के विरोध के कारण उत्पन्न हुई थी। और इसलिए तत्कालीन जो परिस्थितियां थीं, हॉब्स राजतंत्र का समर्थक बना, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जो परिस्थितियां थीं उनमें अराजकता थी, मृत्यु का, दंड का भय था लोगों में। जो इस तरह का जो भय जो व्याप्त था, उसके कारण हॉब्स ने यह अनुभव किया कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ हॉब्स ने अपने समय में चार्ल्स द्वितीय का जो शासन का स्वरूप देखा और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने उनको पढ़ाया, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने माना कि जिस तरह से चार्ल्स द्वितीय से वो काफ़ी प्रभावित थे, तो उनका मानना था कि जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो यह भी मान करके चलता है कि जो राज्य नामक संस्था है कोई ईश्वरीय संस्था नहीं होती, बल्कि ये मानवीय संस्था है। इसको मानव ने बनाया है, इसकी कोई दैवीय उत्पत्ति नहीं हो सकती। और अब जहाँ तक प्रश्न सामाजिक समझौते के सर्वप्रथम आने की बात है पाश्चात्य चिंतन में, तो यूनान के जो सोफिस्ट वर्ग था, उसने सामाजिक समझौता को सबसे पहले लाने का प्रयास किया और उस सिद्धांत की जो वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी वो रिचर्ड हुकर ने की थी। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो बात थॉमस हॉब्स अपने चिंतन में करता है वो क्यों करता है, अर्थात समझौता क्यों हुआ। इस बात को लेकर के हॉब्स कहते हैं कि जो मानव का स्वभाव होता है, मनुष्य जो है झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है और हमेशा शक्ति का संग्रह करता है। यानी वो क्या कोशिश करता है कि वो शक्ति को पाने की कोशिश करता है और इसके लिए उसमें आपस में वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। और जो प्राकृतिक अवस्था है, जिस समय में हॉब्स ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया, उसका मानना था कि चूंकि मनुष्य संघर्ष करता है, स्वार्थी है, शक्ति को पाना चाहता है, इसलिए हमेशा वो झगड़ा करता है। यानी मनुष्य की जो स्वभाव के कारण जो प्राकृतिक अवस्था थी वो ये थी कि मनुष्य हमेशा युद्ध में लगा रहता था। तो दूसरे शब्दों में हम उसे कहते हैं कि जो लक्षण थे वो आसुरी लक्षण दिखाई देते थे। अब बात आती है कि समझौता क्यों हुआ। तो जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था को लेकर हॉब्स ने जो बात हमारे सामने रखी है, उसके अनुसार वह मानता था कि मनुष्य में, चूंकि मनुष्य स्वार्थी है, शक्ति को इकट्ठा करना चाहता है, पाना चाहता है और हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करता रहता है, युद्ध में लगा रहता है, आसुरी लक्षणों से युक्त है, तो उसका मानना था कि उस व्यक्ति को हमेशा मृत्यु का भय रहता था। उसको डर रहता था कि कहीं कोई मुझे ना मार दे। तो ये जो भय था या ये जो डर था, और साथ ही साथ मनुष्य ये भी मानता था कि उसकी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो मृत्यु का भय और आपस में विवाद और संपत्ति के खोने का डर या उसकी सुरक्षा का जो डर था, उसके कारण व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि उसके जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब जो समझौते की नींव पड़ती है, उस समझौते की जो शुरुआत होती है, इसी सोच के द्वारा होती है। यहाँ हॉब्स कहते हैं कि जो समझौता है वो किस तरह का है। समझौता किसी व्यक्ति का
अकेले का नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता है। और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता होने के साथ ही हॉब्स ये कहता है कि मैं एक संस्था या व्यक्ति को अपने अधिकार सौंपूंगा। यानी मैं अपने जीवन की सुरक्षा और अपने जीवन में जो आपस में विवाद का जो डर है कि समाप्त होने का डर है, इसके लिए मैं एक किसी संस्था या व्यक्ति को अधिकार सौंपूंगा। और तुम भी इसी तरह से संस्था या व्यक्ति को अपने अधिकार सौंप दो। तो जो समझौते की बात करता है हॉब्स, वो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ समझौता है, और इस समझौते के कारण ही आगे चल करके राज्य या राज्य की उत्पत्ति होती है। और राज्य की उत्पत्ति में भी जो राज्य का स्वरूप वह मानता है कि राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। और इसका आधार क्या था? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका आधार वो राजतंत्र को मानता था, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय के शिक्षक के रूप में हॉब्स ने कार्य किया, और उसने चार्ल्स द्वितीय के और चार्ल्स प्रथम के समय के अपने जो राजशाही या राजतंत्रात्मक व्यवस्था को देखा, तो उसको लगा कि राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वही श्रेष्ठ ढंग से कार्य कर सकती है, और इसीलिए व्यक्ति समझौता करके राज्य नामक एक संस्था का जन्म करे। और वो कैसा होना चाहिए? आपस में हम एक दूसरी संस्था को हम सभी अपने अधिकार सौंप दें एक दूसरे को। तो इस प्रकार से जो राज्य की उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि हॉब्स कहते हैं कि भले ही व्यक्ति को अपने जीवन का भय हो, अपनी संपत्ति की सुरक्षा का डर हो, और वो शक्ति संग्रह करने के कारण जो विवाद से जो उत्पन्न जो स्थितियां हैं उनसे निजात पाने का डर हो, ये सारी स्थितियां भले ही मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित किया हो, लेकिन ये बात वो सबसे महत्वपूर्ण रूप में कहता है कि उसने आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो राजा को नहीं दिया। यहाँ हॉब्स कहता है कि लोगों को का एक भय था कि जीवन का अगर खतरा उत्पन्न होता है, मान लीजिए मानव जीवन को, तो राज्य क्या कर सकता है? वो राज्य के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? राजा या राज्य जो है निरंकुश स्वरूप धारण कर सकता है। तो इस निरंकुश स्वरूप के भय के कारण ही यहाँ पर हॉब्स ने ये माना है कि राजा है वो या राज्य नामक जो संस्था है वो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करे, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करे, और जो जो डर है मृत्यु का उसके जीवन को लेकर, उसे खत्म करने के लिए उस संस्था का जन्म होना चाहिए। यह जरूर उचित बात है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन का खतरा होने पर राज्य जो है निरंकुश हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जीवन की सुरक्षा कैसे होगी? तो इसलिए यहाँ पर हॉब्स कहते हैं कि अगर यह अधिकार राज्य को नहीं दिया जाएगा तो ऐसी खतरे की स्थिति उत्पन्न होने पर जीवन के संदर्भ में राज्य के खिलाफ या उसके विरुद्ध विद्रोह भी किया जा सकता है और अपने जीवन को बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हॉब्स का जो समझौता सिद्धांत, जिस समझौते की वो बात करता है, उसकी विद्वानों द्वारा उसकी कमियां, आलोचनाएं भी हैं, और साथ ही साथ उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, उसकी देन को भी बताया गया है। पहले हम बात करेंगे कि हॉब्स का जो ये समझौतावादी सिद्धांत है, इसकी कमियां क्या हैं, आलोचना क्या की गई है। पहली बात जो आलोचकों द्वारा कही गई है कि राज्य या राजा निरंकुश हो जाएगा, और लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए मनुष्य का जो स्वभाव हॉब्स ने बताया है कि मनुष्य कैसा है, झगड़ालू है, सुरक्षा चाहता है, तृष्णा है, उसमें चीज़ों को पाने की इच्छा है। तो उसके लिए उसने क्या क्या कोशिश की? राज्य की आवश्यकता महसूस की। तो अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही राजा या राज्य नामक संस्था को अधिकार सौंपने की बात कही गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब समझौते के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार दिए जा रहे हैं, तो वह निरंकुश कैसे हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में राजा निरंकुश हो जाएगा, इस बात को लेकर के, या राजा निरंकुश हो गया, इस बात को लेकर के उसकी कमियां बताई जाती हैं कि यह कहना उचित नहीं होगा। दूसरी बात कि जिस तरह से हॉब्स ने मानव के स्वभाव के बारे में जो व्याख्या की है वो एक पक्षीय है। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य जो है हमेशा झगड़ालू है, या फिर वो
हमेशा संपत्ति की चाह रखता है या वो हमेशा विरोध करता है या विद्रोह की स्थिति में रहता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह मनुष्य का के स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण है। वास्तव में मनुष्य में दयालुता, परोपकारिता, अन्य ऐसे गुण भी होते हैं जिसके कारण हम उसको पूर्ण रूप से स्वार्थी नहीं कह सकते या वह मनुष्य सदैव स्वार्थी नहीं हो सकता। तो स्वभाव को लेकर के जो हॉब्स ने चर्चा की वह भी बहुत एक पक्षीय है और उस स्वभाव के आधार पर उसने जिस समझौता सिद्धांत का स्वरूप हमारे सामने रखा वह भी सही प्रतीत नहीं होता। तीसरा विरोध जो सामने आता है वो है प्राकृतिक अवस्था को लेकर के। जैसा हॉब्स ने कहा कि मनुष्य का चूंकि स्वभाव झगड़ालू है, स्वार्थी है, वो शक्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, संघर्ष करता रहता है, तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य सदैव युद्ध ही करता रहेगा तो ऐसी स्थिति में वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में किस तरह से कार्य करेगा। तो मनुष्य हमेशा युद्ध नहीं करता, बल्कि अन्य कार्य भी जीवन में होते हैं जिनको वह अपने जीवन काल में करना चाहता है। तो इस प्रकार हॉब्स के समझौता सिद्धांत की कमियां भी बताई गई हैं, लेकिन अंत में हम यह जरूर कह सकते हैं कि हॉब्स जो थे ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया और उन्होंने जो भी बात हमारे सामने प्रस्तुत की उसमें तर्क, विवेक या बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने समझौतावादी सिद्धांत का स्वरूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम यहीं अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विचार के साथ आपसे पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।